हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फास्ट एंड फ्यूरियस पार्ट 2 इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जो कि ईयर 2003 में रिलीज़ हुई थी। मैंने इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ चेकआउट करें। आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। सो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम चलते हैं अब इस मूवी के मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इस कहानी की शुरुआत होती है मियामी में। मियामी शहर दिखाया जाता है जहां पर एक कार रेस ऑर्गेनाइज हो रही होती है। काफ़ी सारे लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों के साथ आए हुए होते हैं। वहीं पर इस पूरी रेस का ऑर्गेनाइज़र अभी आया हुआ होता है, जिसका नाम होता है पेज पार्कर, और वह वहां पर आकर सभी को इस रेस के रूल समझाता है। वह कहता है कि तुम्हें शहर का एक लंबा चक्कर काटकर वापस आना है। जो सबसे पहले आएगा इस रेस में रखे सारे पैसे उसके हो जाएंगे। मगर तब वहाँ पर सिर्फ 3 रेसर मौजूद होते हैं। चौथे रेसर की वहाँ कमी होती है और तभी वहाँ पर पेज पार्कर अपने सबसे खास बंदे को फ़ोन लगाता है, जिसका नाम होता है ब्रायन ओ'कॉर्नर। पेज पार्कर कहता है उससे कि अगर तुम्हें पैसे कमाने का शौक़ है तो अभी यहाँ पर आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और वह 4 मिनट के अंदर सीधा टाइम गवाए रेस में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद चारों कॉम्पिटिटर एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी 3, 2 एंड 1 की काउंटिंग पर बहुत ही शानदार रेसिंग की शुरुआत हो जाती है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी अपनी कार रेसिंग और रफ्तार से बनी दुनिया के लिए जानी जाती है, और इसी रफ्तार को कायम करने के लिए सारे के सारे कॉम्पिटिटर अपनी कार में लगी नॉस नाइट्रस ऑक्साइड को ओपन कर लेते हैं तथा एक दूसरे को हराने की कोशिश करने लगते हैं। रफ्तार तेज होने की वजह से एक कॉम्पिटिटर की कार डिसबैलेंस होने की वजह से वहीं पर गिर जाती है। दूसरे नंबर पर एक और रेसर होता है जो कि अब इस रेसिंग को जीतने ही वाला होता है। वह अपने सारे नॉस खोल देता है और सामने से आए एक बड़े ब्रिज को जंप करने की कोशिश करने लगता है। रेस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बनाने के लिए उसमें ही ये ट्विस्ट रखा गया था। मगर जब तक वह वहाँ पहुँचता, पीछे से एक हाई जंप करता हुआ इस कहानी का मेन किरदार ब्रायन ओ'कॉर्नर उसके ऊपर से निकल जाता है और फाइनली रेस जीत जाता है। रेस में जीते हुए पैसों को ब्रायन ओ'कॉर्नर अपने पार्टनर को पेज पार्कर के साथ कुछ % में बांटकर वहीं इंजॉय करने लगता है। लेकिन इंजॉयमेंट तभी ख़त्म हो जाता है जब वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उन पुलिस के पास में एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका नाम होता है ऑटो मैकेनिकल इलेक्ट्रिक डिवाइस, जो कि कार में लगते ही उसके सारे सस्पेंशन को ख़त्म कर देता है। और वहीं पर ब्रायन ओ'कॉर्नर की कार रुक जाती है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और अपनी कस्टडी में लेकर जाती है। उसे पकड़ने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि लॉस एंजलिस में हुई घटना के बाद एक पुलिस वाला वहां से भाग गया था और यह वही पुलिस वाला है। काफ़ी पूछताछ के बाद वहां पर पहुंच जाते हैं एजेंट विल्किंस, जो कि हमें लास्ट मूवी में भी दिखाए गए थे। तब वहां पर एजेंट विल्किंस उससे कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हारी सज़ा ख़त्म कर सकते हैं। अब उनकी डील को सुनने के बाद वह उनकी हाँ में हाँ मिला देता है। इसके बाद कार्नर इनसे पूछता है कि अब मुझे करना क्या है, तो बड़ी सी स्क्रीन पर उसको बताया जाता है कि इस शहर का एक माफिया है जिसका नाम है कार्टन वेरॉन, जो कि शहर का सबसे बड़ा माफिया है और वह पैसों की हेराफेरी करने में सबसे आगे है। तुम्हारा काम है उसे रंगे हाथों पकड़ना, क्योंकि उसे आज तक रंगे हाथों कोई नहीं पकड़ सका है। वह इतना अमीर इंसान है कि उसके वकील आकर हर बार उसे छुड़ा कर ले जाते हैं। तब ब्रायन उनसे पूछता है कि आखिर मैं ये काम कैसे कर लूँगा। तब विल्किंस उनको बताते हैं कि इस काम को करने के लिए ऑलरेडी उनकी एक सीक्रेट एजेंट कार्टर वेरॉन के घर में ही रहती है और उनकी सारी छोटी से छोटी बात हमें आकर बताती है। वो इस काम में तुम्हारा साथ देगी और हमारा एक पुलिस वाला तुम्हारे हर वक्त साथ में रहेगा। तब ब्रेन उस पुलिस वाले का टेस्ट लेने के लिए उससे कुछ क्वेश्चन पूछता है कि अगर मुझे एक लंबी रेस करनी होगी तो मुझे 24 लीटर का सिलेंडर लगेगा या 48 लीटर्स का, और वह गलत जवाब दे देता है, जिसकी वजह से ब्रायन कहता है कि तुम्हारे इस पुलिस वाले की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है,
यह और काम बिगाड़ देगा। मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस तरह मिशन में मेरा साथ दे सके। और वहीं से ब्रायन और साथ ही एजेंट विल्किंस पहुंच जाते हैं डर्बी में, जहां पर बहुत सारी कार्स आपस में एक दूसरे को टक्कर मारकर जीतने की कोशिश कर रही थी। उन्हीं में से एक ड्राइवर था जिसका नाम था रोमन पियर्स, जो ब्रायन कॉर्नर को देखता है। मैच खत्म होने के बाद में दोनों उससे मिलते हैं आकर। सबसे पहले तो रोमन उसे खूब पीटता है और उसे कहता है कि आज मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से हुआ है। तब हमें पता चलता है कि आज से 3 साल पहले ब्रायन ओकॉर्नर और रोमन पियर्स, जो कि बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनने बहुत सारे काम साथ में किए थे और आखिरी काम के वक्त पुलिस उन दोनों को पकड़ लेती है। रोमन को 3 साल की जेल होती है और ब्रायन को सिर्फ 2 साल की ही जेल होती है। रोमन पियर्स के पैरों में एक जीपीएस डिवाइस लगा था, जिसकी वजह से वह 100 गज से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता था। इसलिए उसका घर और डर्बी का यह मैच दोनों ही आसपास ही था। उन दोनों में ही आपस में काफ़ी झड़प हो जाती है और वहाँ पर ब्रेन रोमन से कहता है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, हमने सारे काम साथ में किए हैं और अब मेरे पास एक ऐसा काम है जिसमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, और अगर इस काम में तुम मेरे साथ दोगे तो पुलिस तुम्हारी सज़ा माफ़ कर देगी। वह पहले तो मना कर देता है, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद में वह साथ में काम करने के लिए हाँ कर देता है और वहीं से वह दोनों पहुंच जाते हैं, यानी कि पुलिस हेडक्वार्टर, जहां पर उनकी मुलाकात होती है सीक्रेट एजेंट यानी कि मोनिका से। मोनिका उन दोनों से बताती है कि कार्टर फिरौन, जो कि उस शहर का सबसे बड़ा माफिया है, उसे कुछ ड्राइवर की ज़रूरत है। अगर तुम दोनों इस काम में उसका दिल जीत लो तो तुम दोनों उसकी टीम में आसानी से शामिल हो सकते हो। दोनों कहते हैं कि हमारे पास तो अच्छी कार नहीं है, तो वहाँ पर वो उन दोनों को बिल्कुल न्यू कार देती है और कहती है कि यह दोनों कार तुम्हारी पूरे मिशन में इसी कार को अंजाम देना है। अब वहाँ से तीनों निकल जाते हैं क्वार्टर बेराम के बंगले की तरफ। वहाँ पर काफ़ी सारे ड्राइवर आ रखे होते हैं। तभी वहाँ पर कार्टर वेरॉन भी पहुँचता है और वह कहता है कि मैंने आप सबको एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए बुलाया है। मेरा एक पैकेज है जो यहाँ से 20 मील की दूरी पर है। मेरी कार थी फेरारी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब वो कार कस्टम डिपार्टमेंट में है और मेरी कीमती चीज़ उसी कार के अंदर है। तुम सभी में से उस पार्सल को जो मेरे पास पहले लेकर आएगा उसकी जॉब पक्की हो जाएगी। और इस बात को सुनने के बाद वहाँ से सारे के सारे ड्राइवर उस पार्सल को पाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पर हमें सभी ड्राइवर के बीच में अच्छा खासा चेजिंग सीक्वेंस दिखाया जाता है, रेस का सीन दिखाया जाता है और काफ़ी मशक्क़त के बाद में रोमन और साथ ही ब्रायन दोनों पहुँच जाते हैं उस कस्टम डिपार्टमेंट में फरारी के पास और वहाँ से वह पार्सल निकाल लेते हैं। मगर जब वहाँ पर वो पहुँच रहे थे तभी उनकी कार के अंदर लगा था जीपीएस सिस्टम, जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। मगर तभी रोमन उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और पार्सल आकर सीधा कार्टर वेरॉन को देता है। तब कार्टर वेरॉन उनसे कहता है कि यह तो बस एक छोटा था टेस्ट था, मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम सभी में से काबिल कौन है, और जब तुम यह पार्सल लेकर आए तो मैं समझ गया था कि तुम दोनों में कुछ ना कुछ खास बात तो ज़रूर है। इस पर ब्रेन गुस्सा होता है और कहता है कि अगर ये काम तुम्हारा नहीं था तो आखिर तुम्हारा असली काम है क्या। तब वो उसका असली काम बताता है कि आज से कुछ टाइम के बाद मेरी जेट फ्लाइट है मियामी से, मगर मेरा कुछ पैसा साउथ बीच पर फंसा हुआ है। उसके लिए मुझे कुछ तेज तर्रार ड्राइवर्स की ज़रूरत है। इस काम को मैं जिस दिन अंजाम दूंगा उस दिन तुम्हें उसकी सारी डिटेल बता दूंगा, तब तक तुम मेरे मेहमान हो। वेरॉन के वहाँ से चले जाने के बाद दोनों आपस में सोचते हैं कि आखिर पुलिस को उनके लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। क्या गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या तो कोई जीपीएस सिस्टम उनकी गाड़ी के अंदर लगा हुआ है। इसी बात को सोचते हुए वह दोनों मियामी में अपने एक फ्रेंड के पास पहुँचते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक होता है। ब्रायन उससे कहता है कि प्लीज़ तुम यह मेरी दोनों कारों को चेक करके
बता सकते हो कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब उनका फ्रेंड कार की चेकिंग करता है। तब तक रोमन और ब्रायन वहाँ पर बीच में मौजूद नज़ारों के मज़े लेने लगते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ, बहुत सारी राइड और साथ ही पीने के लिए बहुत कुछ था। वहाँ पर कुछ टाइम इन्वेस्ट करने के बाद उनका फ्रेंड वापस आता है और बताता है कि दोनों गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है और वह सिस्टम इस कदर फिट किया गया है कि तुम्हारी पल पल की खबर किसी ना किसी को तो ज़रूर पहुंच गई होगी। उन दोनों को जब ये बात पता चलती है तब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस काम के लिए हमें ज़रूर दूसरी गाड़ियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर पल पल की खबर पुलिस को पता चलती रहेगी तो क्या पता कभी पुलिस ने गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे। इसीलिए अब दोनों ने यह डिसाइड किया कि अब उन्हें नई गाड़ियों की तलाश करेंगे और वह अपने फ्रेंड को कहते हैं कि क्या तुम हमारे लिए नई गाड़ियाँ जुगाड़ लगा सकते हो? तब उनका फ्रेंड कहता है कि यह काम तो सिर्फ रेसिंग से ही हो सकता है और उसी रात में वह दोनों दो और ड्राइवर के साथ में रेस लगाते हैं और इस रेस का ये रूल होता है कि जो भी हारेगा वह अपनी कार जीतने वाले को दे देगा। वहीं पर दो और ड्राइवर और साथ ही रोमन और ब्रायन के बीच में एक बहुत ही तगड़ी रेस हो जाती है। ब्रायन और रोमन के पास नॉस होता है और उसी की मदद से अपनी तेज़ रफ्तार गाड़ियों की वजह से वो दोनों ही रेसिंग जीत जाते हैं और हारने वालों की दोनों गाड़ियां भी अपने साथ ले जाते हैं। उसी रात उन दोनों को वेरॉन की तरफ से एक पब के अंदर बुलावा आता है। वो दोनों उस पब के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी लड़कियाँ डांस कर रही होती हैं। तभी उनकी मुलाकात वहाँ पर वेरॉन से होती है और उन दोनों को एक सीक्रेट रूम में लेकर जाता है वह, जहाँ पर एक और आदमी को बुलाया जाता है जिसका नाम होता है डिटेक्टिव व्हाइटवर्ड। और तभी वेरॉन उस डिटेक्टिव को पकड़कर कहता है कि कभी तुम मेरे साथ काम किया करते थे लेकिन अब तुमने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया है। तब वह डिटेक्टिव कहता है कि तुम एक माफिया के इंसान हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा। तब उससे बदला लेने के लिए वेरॉन उसका शर्ट खोल देता है और एक चूहा उसकी शर्ट पर रख देता है और एक बाल्टी से ढक देता है और बाल्टी को एक हॉट मशीन के द्वारा गर्म करने लगता है और व्हाइटवर्ड से कहता है कि जब भी कोई चूहा अपनी जान बचाने की कोशिश करता है तो वह दक्षिण की तरफ जाता है, मतलब वह चूहा तुम्हारा पेट चीरकर तुम्हारे पेट के अंदर घुस जाएगा। अब तुम बताओ कि तुम हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। इस बात को समझकर डिटेक्टिव व्हाइट हाँ कर देता है। तब वहाँ पर वेरॉन कहता है कि 3 दिन बाद मेरा कुछ माल जो कि साउथ बीच पर पड़ा है वहाँ से मेरे ड्राइवर्स उस माल को निकाल कर लाएंगे। मैं नहीं चाहता कि पुलिस उनके पीछे पड़े। पुलिस को रोकने का काम तुम्हारा है। अब उसके काम में उस जासूस को भी हामी भरनी पड़ती है। वहीं अगले दिन उनकी कैंप में मोनिका पहुँच जाती है। ब्रायन को कहती है कि 2 दिन बाद में जो चोरी तुम लोग करने वाले हो उसके अंदर खतरा है। वेरॉन का माल जब तुम उसके पास पहुंचा दोगे तो वह तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के थ्रू जान से मरवा देगा। मैं नहीं चाहती कि तुम ये काम करो क्योंकि अगर तुमने ये काम किया तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मगर तभी उसका पीछा करते हुए वेरॉन के कुछ बॉडीगार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं। मगर जब उनके घर की चेकिंग करते हैं तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है क्योंकि तब तक मोनिका वहाँ से भाग चुकी होती है। वहीं पर शाम को अब रोमन और उसका साथी ब्रायन ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हम करें तो करें क्या। अगर पुलिस वालों का साथ दिया तो वेरॉन उन्हें मार देगा और अगर वेरॉन का साथ दिया तो पुलिस हमें पकड़कर ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल देगी। तब क्या करें। तभी वे अपना न्यू प्लान बनाते हैं। अब फाइनली वह दिन आता है जहां पर इन दोनों को अब साउथ बीच पर जाकर उनका माल निकाल कर आना होता है। इसके अंदर उनके पीछे वेरॉन के 2 बॉडीगार्ड्स भी लगे होते हैं और वह चारों पहुंच जाते हैं साउथ बीच पर, जहां की एक बड़ी सी ट्रक के अंदर एक दीवार में काफ़ी सारा पैसा चुनकर रखा गया था, जिससे दोनों बॉडीगार्ड्स उस दीवार को तोड़कर वह पैसा बैग में भर लेते हैं और वहां से भागने लगते हैं।
तभी वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है, क्योंकि पुलिस ने तो ऑलरेडी रोमन और उसके साथी ब्रायन की गाड़ी में जीपीएस फिट कर रखा था, जिसकी वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। और अब शुरुआत होती है इस कहानी के वन ऑफ द बेस्ट चेस्ट सीक्वेंस की, जहाँ पर ब्रेन और साथी रोमन अपनी गाड़ी से पुलिस को चकमा देकर फुल स्पीड में भगा रहे होते हैं। पुलिस को इनके पल पल की खबर चल रही थी और वो उनका पीछा करते करते उन दोनों को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। पुलिस को ऐसा लगता है कि रोमन और उसका साथी ब्रायन पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहे हैं पैसा लेकर, इसीलिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स साथ ही साथ काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और तभी हमें इस कहानी का एक सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि रोमन और ब्रायन ने जो अपनी न्यू प्लान बनाई थी, वहाँ पर हमें यह दिखाया जाता है कि वह दोनों बहुत ही बड़े प्लेग्राउंड में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे शटर लगे होते हैं। वह दोनों ही अपनी गाड़ी उन शटर के अंदर डाल देते हैं। तभी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उन्हें पकड़ने के लिए बाहर खड़ी हो जाती है और वह अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है अपने आप को पुलिस को सरेंडर करने के लिए। अब चुपचाप अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो बाहर आ जाओ। और वह अपनी काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर उनका असली कमाल देखने को मिलता है। उनके पुराने दोस्त जो सभी रेसिंग किया करते थे, वह सभी अब अपना शटर खोलकर बड़े से प्लेग्राउंड के अंदर अपनी करीब 150 से 200 गाड़ियां लेकर पहुंच जाते हैं। और वहां पर इतनी सारी गाड़ियां हो जाने के कारण पुलिस कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वह दोनों कहां पर हैं। यहां तक कि हेलीकॉप्टर और जीपीएस सिस्टम भी उन दोनों का पता नहीं लगा पाते। अब जो उन दोनों ने रेसिंग के अंदर 2 गाड़ियां जीती थी, वह उनके अंदर भाग जाते हैं और वो जो एक्चुअल पुलिस की गाड़ियां थी उसके अंदर पेज पार्कर और उनका एक और फ्रेंड सुखी बैठा होता है। और जैसे तैसे फाइनली यह दोनों पुलिस की नज़रों से बचकर वहां से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का असली प्लान हमारे सामने आता है। उन दोनों ने यह प्लान डिसाइड किया था कि वह दोनों अपनी गाड़ियों में से बॉडी पार्ट्स को निकाल देंगे और चुपचाप सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाएंगे और वेरॉन को पुलिस के हवाले कर देंगे। मगर तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। वेरॉन के बॉडीगार्ड्स में से एक बॉडीगार्ड ब्रायन को बताता है कि हमें हवाई पट्टी पर नहीं बल्कि क्रूजिंग शिप पर जाना है। और अब इस बात को सुनकर उन्हें भी अपना प्लान चेंज करना पड़ता है। और तभी ब्रायन कॉल कर देता है रोमन को, जो कि उससे कहता है कि अब तुम हवाई पट्टी पर मत पहुंचना, तुम सीधा शिपिंग क्रूज़ पर पहुंचो, क्योंकि हमें वेरॉन वहीं पर मिलेगा। सबसे पहले ब्रायन वहां पहुंचता है तो वेरॉन उसे वहां पाकर पूछता है कि आखिर रोमन कहाँ है। ब्रायन कहता है कि वह ज़रूर रास्ते में ही होगा, वह आता ही होगा। तभी वहाँ पर वेरॉन अपने दोनों बॉडीगार्ड्स से कहता है कि मार दो इसको और इसकी गाड़ी को ठिकाने लगा दो और सारा पैसा शिप के अंदर रख दो। तब तक वेरॉन को पता चल चुका था कि पुलिस जो उसके पीछे पड़ी थी उसके अंदर मोनिका का हाथ था। अब वेरॉन मोनिका को सीड्यूस करने लगता है। इसी के साथ वह अपनी शिप पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है रोमन पियर की। अब वह वहाँ पर मौजूद वेरॉन के दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देता है और अपने साथ में ब्रायन को लेकर वेरॉन का पीछा करना शुरू कर देते हैं। एक तरफ रोड पर उनकी गाड़ी चल रही होती है तो दूसरी तरफ नदी के अंदर कार्टर वेरॉन की शिप चल रही होती है। क्योंकि अब उन दोनों को उस वेरॉन को पकड़ना ही था तो वह ऊंचे से ब्रिज से जंप लगा देते हैं और अपनी कार को वेरॉन के शिप पर लैंड करवा देते हैं। मगर तभी वहाँ पर वेरॉन शॉटगन लेकर पहुँच जाता है और उसी बीच ब्रायन के पास जो एक गन पड़ी होती है उससे वो वेरॉन को शूट कर देता है, जिससे वेरॉन काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है। इसी बीच मौका पाकर मोनिका पुलिस को कॉल कर देती है और वह पुलिस को बताती है कि फाइनली हमने इस शहर के सबसे बड़े माफिया को पकड़ लिया है। और थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और यह केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है।
इस मिशन की कामयाबी को देखते हुए एजेंट विल्किंस अब उन दोनों को फ्री कर देता है, मतलब अब उनकी सज़ा माफ़ कर देता है और कहते हैं कि अब तुम आज़ाद हो और तुम यहाँ से जा सकते हो। एक तरफ दोनों खुश होते हैं कि आखिर हमारी सज़ा माफ़ हो गई है, लेकिन तभी ब्रायन सोचता है कि बिना पैसों के और बिना गाड़ियों के आखिर हम कब तक जिएंगे। तभी वहाँ पर रोमन पियर्स अपनी शर्ट को ऊपर करके नोटों की गड्डियाँ दिखाकर कहता है कि हम अब भी अमीर हैं, हमारे पास काफ़ी पैसा है। और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद आपको जल्दी ही फास्ट एंड फ्यूरियस की नेक्स्ट सीरीज़ इसी चैनल पर मैं अपलोड करूँगी। इसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।